नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ओर से एनडीए 2021 के एग्ज़ाम के लिए जो है मैराथन क्लास स्टार्ट किए गए हैं। आज मैराथन क्लास के अंतर्गत हम लोग जो है पॉलिटी के अंतर्गत जो है पॉलिटी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दरमियान आप लोग जो है जब इस वीडियो को देखें या हमारे साथ जब आप जुड़े तो आप जो है कॉपी कलम लेके बैठे, क्योंकि इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने के दरमियान जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो भी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं, उसको कॉपी कलम पे नोट करते चलिए। तो आइए हम लोग जो है पॉलिटी के सेगमेंट के अंतर्गत क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन कौन सा तरीका है, कैसे जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। और हम लोगों ने जो अब तक भी क्लास लेक्चर के माध्यम से क्लास किया है, नोट्स के माध्यम से तैयारी किया है, उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन नंबर आप 1 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज और करेक्ट। तो ये कह रहा है कि 97वां संविधान संशोधन या 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है कौन सा बात इसमें ऐड किया गया या कौन सा स्टेटमेंट ऐड किया गया और वह स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है बाई दिस अमेंडमेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूट कोऑपरेटिव कमिटीज हैज़ बीन मेड फंडामेंटल राइट। तो ये कह रहा है कि जो कोऑपरेटिव कमेटीज हैं उस कोऑपरेटिव कमेटीज को जो है फंडामेंटल राइट बनाया गया है। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट 2 अ न्यू पार्ट 9B हैज़ बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय दिस अमेंडमेंट। कह रहा है कि इस अमेंडमेंट के माध्यम से जो है एक नया पार्ट जो है पार्ट 9B ऐड किया गया। अब आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन पे ओनली 1, ओनली 2, 1 and 2 बोथ, डी नाइदर 1 नॉर 2। हिंदी में इसका कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 97वां संविधान संशोधन के संबंध में सत्य है। इस संशोधन द्वारा सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो यह स्टेटमेंट अगर आप आएंगे तो यह स्टेटमेंट क्या है, सही है। यह स्टेटमेंट सही है। और उसके अलावा 97वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जो है क्या बना दिया गया, इसके साथ एक जो है भाग 9B जोड़ा गया, भाग 9B या भाग 9ख जोड़ा गया और भाग 9ख के अंतर्गत जो है सहकारी समितियों को रखा गया। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा आंसर सी। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एक स्टेटमेंट क्या है कि कोऑपरेटिव कमेटीज को क्या बनाया गया, फंडामेंटल राइट के रूप में। और उसके अलावा 97th अमेंडमेंट के द्वारा एक नया पार्ट ऐड किया गया 9B, 9ख को ऐड किया गया। तो इस प्रकार दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पैर्डन एंड इन सम केसेज पावर ऑफ सस्पेंशन, रिमिशन और कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस हैज बी मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल्स। ये पूछ रहा है कि पैर्डन, राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के पैर्डन पावर के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, या पैर्डन पावर का मतलब क्षमादान शक्ति के बारे में। तो अगर क्षमादान शक्ति के बारे में या क्षमादान पावर के बारे में आएंगे तो यह बात बताई गई है आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो है क्या बताया गया है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियों के बारे में बताया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही होगा। अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो है क्षमादान शक्ति या जो है पर्डन पावर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज और द सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स बोथ। तो ये कह रहा है कौन सा फंडामेंटल राइट्स या कौन सा मूल अधिकार सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल है। तो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल। तो पहले अगर हम लोग को ये पता चल जाए कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल सिटीजन के लिए हैं,
तो अगर केवल सिटीजन के लिए अगर आप आएंगे तो केवल सिटीजन के लिए जो आपको फंडामेंटल राइट दिखाई देगा उसको हम लोग जो है आर्टिकल 15, 19, 29, 30 अगर आप आएंगे तो ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो केवल और केवल किसके लिए हैं, सिटीजन के लिए है, नागरिकों के लिए हैं, यह नॉन सिटीजन के लिए नहीं है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऐसे बात बताई गई हैं जो सिटीजन के लिए है। ये पूछ रहा है सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए या फॉरेनर दोनों के लिए है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्रोहिबिशन अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर एंड इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो अगर आप आएंगे तो यह बात कहाँ बताई गई है, तो यह बात अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बताई गई है, आर्टिकल 23 के अंतर्गत बताई गई है। तो अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 23 जो है क्या है, यह ओनली सिटीजन के लिए नहीं है बल्कि सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए है। उसके अलावा दूसरे नंबर स्टेटमेंट में आएंगे राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू द माइनॉरिटीज फॉर स्प्रेडिंग दियर रिलीजन। अगर आप आएंगे माइनॉरिटी से संबंधित एजुकेशनल के बारे में तो यह बात आर्टिकल 30 में बताई गई है। कहाँ बताई गई है, अनुच्छेद 30 में बताई गई है। तो अगर आप आएंगे तो अनुच्छेद 30 क्या है, अनुच्छेद 30 ओनली सिटीजन के लिए है, तो इस प्रकार यह जो है नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आएंगे तो यह बात आर्टिकल 21 में बताया गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 21 और 23 इसके दायरे में नहीं आता, 15, 16, 19, 29, 30 के अंतर्गत। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो जो आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 21 या स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 यह सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए है। तो इस प्रकार 1 और 3 क्या है, सही है। तो अगर आप आएंगे तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर कौन सा होगा, ए होगा। इस प्रकार आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। अगर आप आएंगे तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इंटर स्टेट काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सही बात है। अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि इंट्रा स्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था भी है। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा बनाया गया है, अनुच्छेद 263 बताया गया है। तो अगर आप आएंगे तो स्टेटमेंट 1 क्या है, सही है, यह एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके अलावा अगर आएंगे दूसरे स्टेटमेंट पे रीजनल काउंसिल्स आर स्टेचुटरी बॉडीज, तो यह भी क्या है, सही है। जो रीजनल काउंसिल होते हैं, जो क्षेत्रीय परिषद होते हैं, क्षेत्रीय परिषद एक प्रकार के विधिक संस्थाएं हैं जो संसद के द्वारा नियम बनाकर बनाया गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों सही है। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है, यह भी सही है, जिसके बारे में 263 में बताया गया है। उसके अलावा क्षेत्रीय परिषद एक विधिक संस्था है। तो इस प्रकार दोनों स्टेटमेंट सही हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पॉलिटिकल पार्टीज हैड गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर, या निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। तो अगर आप आएंगे तो राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता जो है कब प्राप्त हुई, तो 1985 में 1985 में, जब जो है 52nd अमेंडमेंट 1985 के माध्यम से जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया। और अगर आप जाएंगे तो 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा क्या किया गया, इनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। उसके अलावा अगर आप जाएंगे तो 52nd अमेंडमेंट या 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा क्या किया गया, एक भारतीय संविधान में नया शेड्यूल ऐड किया गया, नई अनुसूची ऐड की गई। उस अनुसूची को हम लोग 10वीं अनुसूची के नाम से जानते हैं, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन इज वेस्टेड इन। कह रहा है कि जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार किस में निहित है? तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार अगर आप आएंगे तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट में निहित है। किस में है? सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। और यह बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है? तो आर्टिकल 143, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि अनुच्छेद 143 या 143 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति या एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है किसी सार्वजनिक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह देने के लिए न सुप्रीम कोर्ट बाध्य है और न सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द कोर्स गिवन बिलो। तो ये जो है कथन और कारण के क्वेश्चन है। कथन और कारण के क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज द रिजल्ट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। उसके अलावा दूसरा कह रहा है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबल्स वाज यूज्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आइए देखते हैं अगर आप आएंगे हिंदी में तो इस प्रश्न को अगर हिंदी में आप आएंगे तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। सही उत्तर पे आएंगे तो पहला कह रहा है संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो अगर आप आएंगे संविधान सभा के जो मेंबर थे उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था। तो यह क्या स्टेटमेंट सही है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचक मंडल के रूप में उपयोग किया गया था। तो अगर आप आएंगे तो यह क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और दोनों स्टेटमेंट के अलावा अगर आप आएंगे तो यहाँ से इस प्रकार इसका जो है ऑप्शन कौन सा सही होगा, इस प्रकार अगर आप आएंगे तो संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचक मंडल के रूप में उपयोग किया गया था। तो इसका उपयोग नहीं किया गया था। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसका 2 नंबर क्या हो गया, कारण क्या हो गया, गलत हो गया, कथन सही हो गया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे ए सही है परंतु आर गलत है। तो कथन क्या है, सही है, कारण क्या है, गलत है। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द कोर्स गिवन बिलो। अगर आप आएंगे तो अगर क्वेश्चन नंबर 7 पे तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। ये कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो कथन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज द रिजल्ट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। अगर आप आएंगे तो इनका जो इलेक्शन हुआ था इनडायरेक्ट हुआ था। तो यह स्टेटमेंट क्या है, सही है। उसके अलावा अगर कारण पे आएंगे तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वाज यूज्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर आप आएंगे तो यह दोनों स्टेटमेंट क्या सही है। और दोनों स्टेटमेंट सही होने के साथ यह जो है एक दूसरे का व्याख्या भी करता है, एक्सप्लेन भी करता है। तो इस प्रकार अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है। और कथन और कारण दोनों सही होने के अलावा उसकी वह व्याख्या भी करता है। तो यह हिंदी में उसका फ्रंट दिया गया है कि संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी सही है। और संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचक मंडल के रूप में उपयोग किया गया था, तो ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डायरची एट द सेंटर फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। तीसरा कह रहा है एबोलिशन द काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटरी फॉर इंडिया एवं अरेंजमेंट और रिलेटेड विथ। कह रहा है कि ये जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, केंद्र में द्वैत शासन, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, उसके अलावा भारत की राज्य सचिव, भारत के एबोलिशन द काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटरी फॉर द इंडिया।
तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है बोल रहा है कौन से एक्ट के अंतर्गत शामिल है। तो कौन से एक्ट के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही होगा। भारत परिषद शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये तीनों बातें क्या करी गई हैं, बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी फॉर माइनॉरिटीज इस्टेब्लिश बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर आप आएंगे तो कौन थे उसके अध्यक्ष, उसमें थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये 9 का हिंदी वाला पार्ट है जिसको हम लोगों ने देख लिया था कि संविधान सभा द्वारा स्थापित अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन उत्तर प्रदेश इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स ऑफ। ये कह रहा है कौन से ऐसे 3 स्टेट हैं जिनका जो है जिनके सीटों को मिलाकर उत्तर प्रदेश के सीट के इक्वल होगा। तो अगर आप आएंगे तो महाराष्ट्र, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश अगर तीनों के सीटों की संख्या को जोड़ेंगे तो यह 80 के बराबर होगा। और यूपी के जो है लोकसभा सीट में कितने मेंबर हैं, तो 80 मेंबर हैं। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हु हैज टर्म्ड द कम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एज द डीमेरिट एंड हीवन ऑफ लायर्स। तो अगर आप आएंगे तो किसने भारतीय संविधान के विस्तृत होने की उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा है। तो यह बात जो है आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया है। आइवर जेनिंग्स ने जो है इसके बारे में कहा है कि इसका बड़ा होना जो है एक दुर्गुण है या डीमेरिट है, और उसके अलावा इसको वकीलों के स्वर्ग के नाम से या हीवन ऑफ एडवोकेट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला, राज्यसभा कैन अमेंड मनी बिल बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। 2 नंबर, वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स टेक्स प्लेस इन बोथ ऑफ द हाउसेज। आइए हिंदी में देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन पे आएंगे तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, सही स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो सही स्टेटमेंट पे अगर आप आएंगे तो स्टेटमेंट वह का 1 नंबर का रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, मनी बिल में संशोधन कर सकती है, परंतु अस्वीकार नहीं कर सकती। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है। तो अगर आप आएंगे तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह दोनों स्टेटमेंट क्या है, अगर आप आएंगे तो मनी बिल में जो है राज्यसभा क्या कर सकती है, मनी बिल में राज्यसभा सुझाव अपना दे सकती है, लेकिन जो है लोकसभा क्या है इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह उसके बात को माने या न माने। अगर आप आएंगे तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी दोनों सही नहीं है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो दोनों सही नहीं है, इस प्रकार इसका ऑप्शन होगा न तो 1 और न तो 2। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज अंडर द कंट्रोल। या कह रहा है कि भारत की संचित निधि किसके नियंत्रण में होती है। तो भारत की संचित निधि किसके नियंत्रणाधीन होती है, तो यह जो है पार्लियामेंट, संसद के नियंत्रणाधीन होती है। कंसोलिडेटेड फंड के बारे में आर्टिकल 266 में बताया गया है, 266 में बताया गया है। इस प्रकार बच्चों अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी सही होगा कि भारत की संचित निधि किसके नियंत्रण में होती है। तो भारत की संचित निधि जो है संसद, पार्लियामेंट के नियंत्रण में होती है। यह बात जो है 266 के अंतर्गत बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आएंगे तो 14 में कह रहा है कि अनुच्छेद 227 में वर्णित उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण शक्ति को किस वाद में अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। तो अगर आप आएंगे मौलिक ढांचा को अनुल्लंघनी के बारे में तो इस प्रकार यह जो है क्वेश्चन का 14 नंबर का ऑप्शन सी सही होगा, केशवानंद भारती केस 1973।
तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लॉ मेड बाय द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल डज नॉट रिमेन्स इफेक्टिव आफ्टर द एबोलिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। कह रहा है राष्ट्रपति अथवा संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन के समय बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के पश्चात प्रभावी नहीं रहता। तो यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के पश्चात भी वह रूल क्या होते हैं, बने रहते हैं। इस प्रकार दूसरे नंबर स्टेटमेंट पे आएंगे, राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है, यह स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार अगर आप आओगे तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी सही होगा। केवल 2 स्टेटमेंट सही है, 1 नंबर क्या है स्टेटमेंट गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर मैंडेटरी तो फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के लिए कौन कौन सा क्वालिफिकेशन दिखाई देता है, तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा है ही एज अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर्स, तो 30 ईयर्स नहीं होता, 35 ईयर होता है। तो इस प्रकार यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ही इज एलिजिबल फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ राज्यसभा, यह स्टेटमेंट सही होगा। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 30 ईयर दिया है, 35 ईयर एज होना चाहिए। उसके अलावा सी नंबर दिया है ही शुड नॉट बी ऑन द पोस्ट ऑफ प्रॉफिट अंडर पब्लिक अथॉरिटी। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ए नंबर गलत है, बी सही है, सी सही है। तो इस प्रकार स्टेटमेंट पे अगर आप आएंगे तो इस प्रकार इसका 2 और 3 क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 0 आवर इन रिफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज, या भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल कहा जाता है। संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जो है किस नाम से जानते हैं, 0 मोशन के नाम से जानते हैं, 0 आवर्स के नाम से जानते हैं। और भारत जो है इसका क्या है, जन्मदाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज और करेक्ट। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पे आएंगे तो पहला ऑप्शन दिया है दिस इज ए परमानेंट हाउस विच इज नेवर डिजॉल्व। तो अगर आएंगे तो इस प्रकार क्या है, राज्य विधान परिषद के बारे में, तो वह क्या है, अस्थाई सदन होता है। तो इस प्रकार यह स्टेटमेंट क्या है, सही है, वह डिजॉल्व भी नहीं होता। स्टेटमेंट 2 द टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर इज अप टू 6 ईयर। तो अगर आप आएंगे तो यह भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है 1/3 ऑफ इट्स मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। अगर आप आएंगे तो 1/3 नहीं होता, 1/6 मेंबर होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 3 नंबर क्या है, गलत है, 1 और 2 सही है। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 का 1 और 2 क्या होगा, सही होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ ब्रिटेन। तो कह रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में इंडिया और ब्रिटेन के बीच क्या अंतर दिखाई देता है। तो अगर आप आएंगे तो वहाँ पे शैडो कैबिनेट पाया जाता है, लेकिन भारत में शैडो कैबिनेट नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन। तो क्या करना है, मैचिंग कराना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मैच करा के जो है आपको क्या करना है, सही करना है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो कह रहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अगर आप आएंगे तो यह बात 39D में बताया गया है। तो इस प्रकार बी का 1, उसके अलावा इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यह 39A में बताया गया है। तो इस प्रकार सी का जो है कौन सा होगा, सी का 3। फिर उसके बाद डी आएंगे मेकिंग एम्प्लॉइज
पार्टनर इन मैनेजमेंट। तो ये बात आर्टिकल 43A में बताई गई है। तो इस प्रकार इसका 4, तो अगर आप आएंगे 1 3 4 तो बचा 2, तो इस प्रकार 2 1 3 4 2 2 1 3 4 इस प्रकार सी ऑप्शन सही होगा। तो अगर आप आएंगे तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आपको आर्टिकल 39A में दिखाई देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39D में दिखाई देगा। उसके अलावा उद्योगों में जो है लेबर्स का मैनेजमेंट के बारे में यह जो है 43A में बताया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज इज इनकरेक्ट। तो ये नेशनल कमीशन के बारे में पूछ रहा है या जो है नेशनल बैकवर्ड क्लास के बारे में पूछ रहा है। अगर आप आएंगे तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है, गलत पूछ रहा है। तो अगर आप आएंगे तो इसकी स्थापना 1993 में की गई, सही है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह भी सही है। 103वें अधिनियम द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 103वें द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, यह स्टेटमेंट गलत है। इसको संवैधानिक दर्जा 104वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 103वें संशोधन के द्वारा जो है EWS का प्रोविजन किया गया। इकोनॉमिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग थे उनके लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। तो अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन क्या होगा, ये रॉन्ग है। तो इस प्रकार यह जो है सही उत्तर होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी बिल। तो ये मनी बिल के बारे में जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे तो कह रहा है धन विधेयक के संदर्भ में असत्य कथन चुने। गलत कथन के रॉन्ग के बारे में बात कर रहा है। तो पहला कह रहा है कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, यह बात सही है। चूंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है तो करेक्ट के अलावा इनकरेक्ट हमको पहचान करना है। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन कह रहा है धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह भी सही है। सी ऑप्शन इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है। डी ऑप्शन इसे संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है, तो यह गलत स्टेटमेंट है। अगर आप आएंगे तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी सही होगा। डी स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत स्टेटमेंट है और ये गलत स्टेटमेंट की पहचान करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे तो 23 कह रहा है ये शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। उपरोक्त कथन संविधान के किस भाग से संबंधित हैं? दीज आर बेसिक इन गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्लीमेंट these elements in making laws above comment is related to which part of the constitution। तो ये कह रहा है DPSP के बारे में। अगर आप आएंगे तो ये बात जो है आर्टिकल 37 या अनुच्छेद 37 के अंतर्गत DPSP में बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में आइए देखते हैं। आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल के विवेकाधीन है, सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट राज्यपाल अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों को निर्धारित करते हैं, यह भी सही है। राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटा सकता है, तो यह तीनों स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार अगर आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विच इज आर करेक्ट रिगार्डिंग पंचायती राज। पंचायती राज के संदर्भ में पूछ रहा है कि पंचायती राज के संबंध में कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। तो स्टेटमेंट 1 देयर इज रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ सीट्स इन आर्टिकल 243D। स्टेटमेंट सही है कि अनुच्छेद 243D में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है, यह बात सही है। नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट द पावर एंड द फंक्शंस ऑफ पंचायत आर
डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेशन। तो अगर आप आएंगे तो पंचायतों की शक्तियों एवं कार्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह भी स्टेटमेंट सही है, तो 1 2 सही है। तीसरा देखते हैं, वर्क ऑन 29 सब्जेक्ट इज डन अंडर द 11th शेड्यूल। यह भी सही है। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को रखा गया है, जबकि 12वीं अनुसूची में 18 विषयों को रखा गया है। इस प्रकार तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी सही होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पे अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है। तो बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने। तो अगर आप आएंगे तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जब राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग करता है या जो है प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी लगाता है, तो उसके लिए जो है वहाँ पे संवैधानिक तंत्र या मशीनरी क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो वैसे संदर्भ में वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है, 356 का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आएंगे तो कह रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द यूनियन टेरेटरी। कह रहा है कि संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषयों पर कानून बना सकती है। तो अगर आप आएंगे तो यह संघ राज्य एवं समवर्ती सूचियों के विषयों पर कानून बना सकता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो यह जो है बात कर रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो मूल कर्तव्य नहीं है, तो अगर आप आएंगे तो पहला कह रहा है, इनकरेजमेंट टू द साइंटिफिक अप्रोच, यह फंडामेंटल ड्यूटीज है। दूसरा कह रहा है, स्टे अवे फ्रॉम वायलेंस, तो ये भी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। सी ऑप्शन कह रहा है, इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कहीं भी बात नहीं किया गया है। इस प्रकार आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यह जो है फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। निजी संपत्ति का कुशल प्रबंधन करना यह फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे तो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द प्रीएम्बल इज इनकरेक्ट। तो ये प्रीएम्बल से संबंधित इनकरेक्ट जानकारी के बारे में या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है कि प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। आइए देखते हैं। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का पार्ट है। तो इस प्रकार असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य कथन या रॉन्ग स्टेटमेंट अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे अगर आप आएंगे तो 30 नंबर क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर द स्टेट एग्जीक्यूटिव। ये राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, यह पूछ रहा है। अगर आप आएंगे तो स्टेट एग्जीक्यूटिव या राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत गवर्नर शामिल होगा, चीफ मिनिस्टर शामिल होगा, उसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शामिल होगा और एडवोकेट जनरल भी शामिल होता है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट शामिल नहीं होता। तो इस प्रकार 1 2 3 और 4 क्या होंगे, शामिल होंगे। आइए देखते हैं 1 2 3 4। तो इस प्रकार जो है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्टेटेड दैट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी अनबाउंडेड। यह जो है व्यापार के बारे में पूछ रहा है, ट्रेड के बारे में पूछ रहा है। तो अगर व्यापार या ट्रेड के बारे में आएंगे तो यह बात जो है आर्टिकल 301 में बताई गई है, अनुच्छेद 301 में बताया गया है, यह 301 है, तो 301 में बताया गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा।
301 में जो है व्यापार के बारे में बताया गया है। अगर 19 में आएंगे तो 19 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 19 में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे राइट टू फ्रीडम के बारे में बताया गया है। 300A में राइट टू प्रॉपर्टी को रखा गया है। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, तो क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे, कह रहा है अंडर द आर्टिकल 243 of Indian Constitution which of the following has been authorized for the incorporation, regulation and conclusion of cooperative societies, या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेडाई के तहत निम्नलिखित में से कौन सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन तथा समापन के संबंध में उपबंध निर्मित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। तो अगर आप आएंगे तो यह बात जो है राज्य विधानमंडल कर सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज नॉट फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा आयोग है जो भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अधीन नहीं आता। तो अगर आप आएंगे तो इसमें जो है आपको एक दिखेगा, ऑप्शन दिया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, बी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, डी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो अगर आप आएंगे तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है, यह सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये पर्सनल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आता, यह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो इस प्रकार 33 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा 33 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे तो 34 क्या कह रहा है, 34 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। पहला कह रहा है ऑल मनी बिल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनेंस बिल, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक की श्रेणी में आते हैं। यह स्टेटमेंट क्या है, सही है कि सभी धन विधेयक या ऑल मनी बिल इज कैटेगरी ऑफ फाइनेंस बिल। तो मनी बिल के बारे में आएंगे तो मनी बिल के बारे में अनुच्छेद 110 में बताया गया है। नेक्स्ट और फाइनेंस बिल के बारे में आर्टिकल 117 में बताया गया है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ एनी बिल इज लेफ्ट बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा देन ज्वाइंट मीटिंग कैन नॉट बी कॉल्ड। यदि कोई विधेयक लोकसभा विघटन होने के कारण छूट जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 34 का 1 नंबर सही है, लेकिन 2 नंबर क्या है, 2 नंबर भी सही है। उसके अलावा अगर लोकसभा का विघटन हो जाए तो उस समय ज्वाइंट सीटिंग का व्यवस्था नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार आएंगे तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा, 1 और 2 दोनों। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पे अगर आप आएंगे तो 35 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। ये कुछ अमेंडमेंट दिए गए हैं, उस अमेंडमेंट में आपको मैच कराना है कि कौन सा मैच कर रहा है। अगर आप आएंगे तो पहला कह रहा है 101 या 101 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। तो अगर आप आएंगे तो यह बात सही है कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी एक्ट लाया गया या वस्तु एवं सेवा कर लाया गया। तो स्टेटमेंट क्या है, सही है। उसके अलावा 103 अमेंडमेंट के द्वारा इकोनॉमिकल रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यह भी बात सही बताई गई है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो 99th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, तो यह भी बात सही है। इस प्रकार 35 का जो है 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे 35 का ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है अरेंज द फॉलोइंग कमेटी रिलेटेड विद पंचायती राज अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दियर फॉर्मेशन। कह रहा है कि सबसे पहले जो है कौन सी कमेटी बनी, उसके बाद कौन सी कमेटी बनी और लास्ट में कौन सी कमेटी बनी। तो अगर लास्ट में अगर आप आएंगे कौन सी कमेटी बनी तो सबसे पहले जो है बलवंत राय मेहता समिति बनी 1 नंबर।
उसके बाद जो है अशोक मेहता समिति बनी 2 नंबर, फिर उसके बाद जीवीके राव समिति बनी 3 नंबर, और सबसे लास्ट में जो है कौन बनी, सिंघवी समिति बनी। अगर इस प्रकार मैच करेंगे तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। सबसे पहले जो है बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, फिर जीवीके समिति बनी, और उसके बाद जो है लास्ट में सिंघवी समिति बनी। तो यही इनका क्रोनोलॉजी का क्रम है, इसी क्रम में ये क्या हुए हैं, बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, सही है। अगर आप आएंगे तो उप प्रधानमंत्री के बारे में या वाइस प्राइम मिनिस्टर के बारे में भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्वों का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, यह भी सही है। तो अगर आप आएंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, कथन और कारण क्या है, दोनों सही हैं, लेकिन जो है यह एक दूसरे का व्याख्या नहीं करते। तो इस प्रकार बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे। 38 का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर रिलेटेड विथ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लोकसभा। तो अगर आप आएंगे तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित अगर आएंगे तो 7वां और 31वां संविधान संशोधन क्या है, उसके वृद्धि करने से है। इस प्रकार 38 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पे अगर आप आएंगे तो 39 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो यह बात जो है अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत बताया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। जबकि 108(1) के अंतर्गत जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है, संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है, जबकि अध्यक्षता कौन से आर्टिकल के अंतर्गत करता है, तो 118(4) के अंतर्गत। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, 40 कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आप आएंगे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे आएंगे तो राज्य विधानसभा क्या करता है, भाग लेता है, राज्य विधान परिषद नहीं भाग लेता, लोकसभा सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा सदस्य भाग लेते हैं, ये सभी के इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 2 को छोड़ के 1 3 4 ऑप्शन ए नंबर क्या होगा, सही होगा। 40 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। द सोवेरेनिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है प्रधानमंत्री के शक्तियों से, सर्वोच्च न्यायालय से। तो सर्वोच्च न्यायालय से क्या होती है, प्रतिबंधित होती है। इस प्रकार 41 का ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि ये पता होगा कि संसद जो है क्या करता है, संसद कानून का निर्माण करता है, और वह कानून नियमों के अनुरूप है कि नहीं, संविधान के नियमों के अनुरूप या उसके आदर्शों के अनुरूप है या नहीं, इस बात की व्याख्या कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है, द स्टार्ट ऑफ द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट इज कंसीडर्ड फ्रॉम डे ऑफ इलेक्शन, डे ऑफ ओथ टेकिंग, डे ऑफ नॉमिनेशन, रिटायरमेंट ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है चुनाव के दिन से, शपथ ग्रहण के दिन से, नामांकन के दिन से, पूर्व राष्ट्रपति के अवकाश से। तो अगर आप आएंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रपति जिस दिन से पद धारण करता है उससे 5 वर्ष के लिए, तो शपथ ग्रहण के दिन से क्या किया जाएगा, माना जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, 43 कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
रिगार्डिंग फाइनेंस बिल इज आर करेक्ट, दिस इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा ओनली। 2 नंबर का रहा है दिस इज प्रेजेंटेड ओनली बाय द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। 3 नंबर राज्यसभा में रिजेक्टेड इट, अगर आप आएंगे तो कह रहा है यह सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, तो यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। इस संबंध में सत्य कथन पूछ रहा है और राज्यसभा इसके अस्वीकृत कर सकती है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 1 और 2 क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे 44 का रहा है, 44 कथन और कारण से संबंधित है। 44 में अगर आप आएंगे तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द कोट्स गिवन बिलो। अगर आप आएंगे तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने की अधिकार है, कथन सही है। आएंगे तो यह बात जो है बताया गया है, हम लोगों ने क्लास के लेक्चर में भी डिस्कस किया था। कारण क्या करा, इसके लिए संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती, तो यह स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा ना। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो कथन 1 क्या होगा, ए सही है, कारण क्या है, गलत है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है अंडर विच आर्टिकल्स द प्रेसिडेंट कैन इंक्लूड एनी कास्ट इन लिस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, या राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 45 में आएंगे तो 45 में कौन से आर्टिकल के अंतर्गत कर सकता है, तो अगर आप आएंगे तो यह बात जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 340, 342, 341, 343, या अनुच्छेद 340, 342, 341, 343। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यह बात जो है अनुच्छेद 341 के अंतर्गत बताई गई है। 45 का ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। 41 में बताया गया है 341 में कि किस जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी मेड बिफोर द एक्चुअल हैपनिंग ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के वास्तव में घटित होने के पूर्व भी की जा सकती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति को आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना प्राप्त करना अनिवार्य है। तो अगर आप आएंगे तो यह बात जो है, यह बात दोनों सही है, 1 और 2 क्या है, दोनों सही है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध और वाह्य आक्रमण के आधार पर या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जा सकता है, और राष्ट्रपति की आपात की उस घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना प्राप्त करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। सी नंबर जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है द डिसीजन ऑफ एसआर बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस वाज मेनली रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 29, आर्टिकल 32, आर्टिकल 353, आर्टिकल 356। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघवाद का निर्णय मुख्यतः भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित था। तो अगर मुख्यतः किस अनुच्छेद से संबंधित था, अगर आप आएंगे तो यह बात जो है आर्टिकल 356 में बताई गई है, 356 प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी के अंतर्गत बताई गई है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 47 का ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 48 पे आएंगे। 48 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। तो अगर आंशिक उत्तरदायी सरकार के गठन के बारे में अगर आप आएंगे तो इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत अगर आप आएंगे
तो यह बात जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में बताई गई, या जो है भारत परिषद 1919 अधिनियम के द्वारा, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वादों में से किस एक में यह कहा गया कि पंथ निरपेक्षतावाद एवं संघवाद भारतीय संविधान के मूल लक्षण हैं। तो अगर आप आएंगे तो यह बात जो है केशवानंद भारतीवाद पहला ऑप्शन बनाया है, दूसरा ऑप्शन बनाया है एस.आर. बोम्मईवाद, तीसरा ऑप्शन बनाया है इंदिरा गांधी साहनीवाद। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन में अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, मिनर्वा मिल्सवाद। तो अगर इस चारों ऑप्शन पे आएंगे तो इसका ऑप्शन ए नंबर क्या होगा, सही होगा, केशवानंद भारतीवाद, जो 1973 में दिया गया। इस 1973 में जो है पंथ निरपेक्षतावाद और संघवाद के बारे में क्या किया गया, बताया गया। उसके अलावा इसी में पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया या आधारभूत संरचना का विकास किया गया। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 50, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हो रहा है सूची 1 को सूची 2 से मैच करें। तो अगर आप आएंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, नगर पंचायत, पंचायती राज निर्वाचन, द्विस्तरीय प्रणाली। तो अगर आप आएंगे तो यह बात जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आएंगे तो यह बात 3 नंबर जो है बी.आर. मेहता के द्वारा बताया गया। द्विस्तरीय का बात पे आएंगे तो द्विस्तरीय व्यवस्था अशोक मेहता कमेटी के द्वारा बताया गया, डी का 4 हो जाएगा। नगर पंचायत, तो नगर पंचायत जो है 2 नंबर जो है 74वां, और उसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था 73वां। तो इस प्रकार 3 2 1 4 3 2 1 4 इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए नंबर क्या होगा, सही होगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए किसने बताया, या इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बी.आर. मेहता कमेटी के बारे में द्वारा बताया गया। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो नगर पंचायत के लिए जो है 74वां अमेंडमेंट किया गया। उसके अलावा पंचायती राज निर्वाचन के लिए जो है पंचायती राज निर्वाचन के लिए 73वां संशोधन किया गया, और द्विस्तरीय प्रणाली अशोक मेहता कमेटी के द्वारा बताया गया। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी से संबंधित जो है 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। 50 क्वेश्चन डिस्कशन के पीछे उद्देश्य या मोटिव यह था कि आप लोग का तैयारी किस तरीके से है पॉलिटी के सेगमेंट के अंतर्गत। जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के अंतर्गत यह जो है एक नया पहल स्टार्ट किया गया है, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम में जो है आपको अपने तैयारी को असेसमेंट करने और इस लेक्चर के दरमियान, इस क्वेश्चन डिस्कशन के दरमियान जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले उसको कॉपी में नोट डाउन करते चलें, जिसको जो है एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने में आपके लिए हेल्प हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आप इस वीडियो को जो है जब भी देखें तो इसको देखने से पहले जो है नोट्स लेके ज़रूर बैठें, कॉपी कलम में नोट करते चलें। थैंक यू।